हेलो फ्रेंड्स, भारत एक चुनाव प्रधान देश है। यहाँ हर साल लगभग हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। कभी विधानसभा, कभी लोकसभा, कभी म्यूनिसिपैलिटी, कभी पंचायत इलेक्शन, ऐसे बहुत सारा इलेक्शन होते रहते हैं। मैनी मोर, जिसके लिए बहुत सारा पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनरी यूज होते हैं। क्या इसे कम किया जा सकता है? यस, इफ देयर इज ए विल, देयर इज ए वे। मोदी गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन हो गया है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन की ओर अपना बड़ा कदम बढ़ा दिया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन को नेशनल वोटर्स डे के हिसाब से भी मनाया जाता है। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को भारत में होने वाले इलेक्शन को निर्देश, दिशा और वोटिंग कराने के अधिकार देते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से 2019 लोकसभा इलेक्शन 7 फेजेस में हुआ था। उसमें अलग अलग स्टेट को एक ही फेज में या एक स्टेट को अलग अलग फेज में बांटा गया था। देश में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूटीज है, जिसमें लगभग 65 फेजेस में इलेक्शन होता है 5 साल के अंदर। उसके अलावा भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, सब कुछ मिला के पूरे देश में 200 से 300 फेजेस में इलेक्शन होता है 5 साल के अंदर। मतलब भारत में लगभग हर दिन कहीं ना कहीं इलेक्शन होता ही रहता है। इस अलग अलग फेज के चुनाव में पैसा, ह्यूमन रिसोर्सेज और सिक्योरिटी इंतजाम करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो क्या इसको एक ही फेज में करा के रिसोर्सेज की इफेक्टिव यूज किया जा सकता है? दुनिया के 3 देश वन नेशन वन इलेक्शन रूल फॉलो करते हैं। स्वीडन, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम। स्वीडन में हर 4 साल में सितंबर महीने में चुनाव होता है। यहाँ म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट असेंबली, जिसको वहाँ रीजनल और काउंसिल असेंबलीज कहते हैं, इन दोनों इलेक्शन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ ही कराया जाता है। यहाँ पार्लियामेंट को रिक्सडाग कहा जाता है। रिक्सडाग में कुल 349 मेंबर्स होते हैं। साउथ अफ्रीका में नेशनल असेंबली इलेक्शन, जिसको यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहते हैं, उसके साथ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन, जिसको यहाँ स्टेट असेंबली इलेक्शन कहते हैं, ये दोनों इलेक्शन एक ही साथ होता है। म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन 2 साल के बाद होता है। ऐसे ही बेल्जियम में पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ प्रोविंशियल इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन होता है। वैसे 1951-52 से लेकर 1967 तक इंडिया में भी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ करता था। बाद में विधानसभा समय से पहले डिसॉल्व होने लगे, तो इसी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन अलग अलग होने लगे। अगर भारत अभी इसको कर पाए तो दुनिया की चौथी देश होगा। क्या ये पॉसिबल है? एक देश एक चुनाव के लिए 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जिस स्टेट असेंबली 1-1.5 साल पहले गठन हुआ था और जिस स्टेट असेंबली की अवधि 1-1.5 साल है, उसको क्या भंग किया जाएगा? इस पे नफा नुकसान किसको होगा? क्या हर स्टेट असेंबली इसके लिए सहमत होगा? संविधान में आर्टिकल 356 है, जिसको आसान भाषा में हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। सरकार कहते हैं कि ये इशू आर्टिकल 356 के जरिए संभाला जा सकता है। क्या जनता इसके लिए तैयार है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। एक देश एक चुनाव के लिए भारत में फिलहाल क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? एक देश एक चुनाव के लिए वन टाइम एक्सपेंसेस, लॉट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, मशीनरी लाइक ईवीएम, वीवीपैट और भी बहुत कुछ। जिस देश में एक स्टेट इलेक्शन भी 2 से 3 फेजों में कराया जाता है। 2019 की पार्लियामेंट इलेक्शन भी 7 फेजेस में कराया गया था। क्या उस देश में फिलहाल एक देश एक चुनाव संभव है? मान लीजिए एक देश एक चुनाव एक्सेप्ट हो गया, लेकिन भारत जैसे एक डेमोक्रेटिक विशाल देश के लिए इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव देखना होगा। पहले हम पॉजिटिव या फायदे के बारे में बात कर रहे थे। 1951-52 में जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुआ था, उसके साथ साथ विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ था,
तब टोटल एक्सपेंसेस हुआ था 11 करोड़। उसी समय के हिसाब से वो भी बहुत ज्यादा ही थे। पर 2019 के इलेक्शन में कुल एक्सपेंसेस हुआ 60,000 करोड़। इसमें इलेक्शन कमीशन के साथ साथ पार्टी का भी एक्सपेंसेस इंक्लूड है। चुनाव आयोग का कहना है कि 2019 में एक ही इलेक्शन हुआ होता तो लगभग 4,500 करोड़ ज्यादा खर्चा हुआ होता। 2024 में फिर एक ही इलेक्शन होगा तो 1,751 करोड़ का खर्चा ही बढ़ेगा और ये धीरे धीरे आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। अलग अलग इलेक्शन होते तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने काम के अलावा भी इलेक्शन ड्यूटी में जुड़ा रहता है, जिसके वजह से नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटी करने में मुश्किल होता है। इसीलिए एक साथ चुनाव होगा तो पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी बढ़ेगा। जब स्टेट में चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ दिन पहले आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। इसी समय के दौरान कोई भी न्यू सोशल वेलफेयर प्लान या स्कीम आप नहीं कर सके, इस पर प्रतिबंध होता है। एक चुनाव से सोशल वेलफेयर प्लान बंद नहीं होंगे और विकास की गति जो है वो जारी रहेगा। लॉ कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। अब फोकस करते हैं नुकसान या चुनौतियों का। एक साथ चुनाव करने में कोई सारा चुनौती भी है। राज्य विधानसभा के कार्यकाल लोकसभा के साथ जोड़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होंगे। उसके अलावा भी लोक प्रतिनिधि अधिनियम के साथ साथ अन्य संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन की जरूरत होंगे। सबसे बड़े चुनौती रीजनल पार्टी के लिए होंगे। यहाँ लोकल इशू से ज्यादा नेशनल इशू डोमिनेंट रहेगा। चुनाव की रणनीति और चुनाव में खर्चे के मामले में नेशनल पार्टी के साथ कंपटीशन करने में असमर्थ रहेगा। हाल ही में रिवील हुई डिक्लेरेशन के हिसाब से बीजेपी के पास 6,047 करोड़ है, जो देश की सभी नेशनल पार्टी के ऐसे जोड़ दो उसका भी दोगुना है। कांग्रेस के पास 691 करोड़ है और मजे की बात यह है फिर भी बीजेपी खुद को करप्शन फ्री पार्टी कहते हैं। खैर छोड़िए, मेन मुद्दे पे आते हैं। 2015 में IDFC ने एक समीक्षा किया था जिसमें पता चला कि चुनाव एक साथ हुए 77% संभावना है कि वोटर्स एक ही पार्टी या गठबंधन को वोट करेंगे और चुनाव में 6 महीने का गैप हुआ तो ये आंकड़ा 61% हो जाता है। 1999 में विधि आयोग, जिसको लॉ कमीशन कहते हैं, लॉ कमीशन ने इसको समर्थन किया और कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की 5 आर्टिकल में सुधार करना पड़ेगा। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने पार्लियामेंट में कहा कि एक चुनाव के लिए आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और आर्टिकल 356 में सुधार करना पड़ेगा। 2018 में लॉ कमीशन ने 2 फेजेस में इलेक्शन करने के लिए सिफारिश की। अब आते हैं मोदी गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं। 2 सितंबर 2023 एक कमेटी गठन कर दिया गया है। ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद विल बी द चेयर ऑफ 8 मेंबर्स कमेटी। कमेटी में होम मिनिस्टर अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल C काश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी इस कमेटी में मेंबर है। स्पेशल इनवाइटी मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहला मीटिंग 23 सितंबर को होने जा रहा है। कमेटी विल एग्जामाइन एंड रिकमेंड स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एक्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन। लेट्स सी क्या होता है। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहाँ हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग रहते हैं। अलग अलग स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स, इश्यूज है, रीजनल एंड लोकल प्रॉब्लम्स। हाल ही में मणिपुर में जो वायलेंस हुआ था वो भी एक रीजनल प्रॉब्लम ही था। प्रॉब्लम्स बिटवीन 2 कम्युनिटी। लोकल इश्यूज के हिसाब से लोगों को अपने नेता या सरकार चुनने के अधिकार होना चाहिए। 5 साल के लिए आम लोगों के साथ साथ देश का भी फ्यूचर इलेक्शन के जरिए जुड़ा रहता है। एक साथ इलेक्शन होगा तो एक्सपेंसेस कम होगा, ये कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। संविधान हमें ये राइट देता है। एक डेमोक्रेटिक देश के लिए इलेक्शन ही एक जरिया है जिसके जरिए आप अपने नेता चुनते हैं। इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए आगे क्या होता है।